हाँ जी बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। जेनेटिक डिसऑर्डर्स कितने टाइप के होते हैं? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, राइट। ये होते हैं दो टाइप के, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में क्या है, एक मिनट रुको। हाँ, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जैसे कि मतलब उनमें जो डिसऑर्डर का इनहेरिटेंस पैटर्न बिल्कुल जो मेंडल ने बताया उसके बेस पर है, राइट। इसीलिए मेंडेलियन डिसऑर्डर्स बोल देते हैं। मेनली डिटरमाइंड बाय ऑल्ट्रेशन और म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन, राइट। मेंडल ने कोई लिंकेज ये सब कुछ बताया नहीं था, उसने तो सिंपल ये बताया था एक क्रोमोसोम पर एक जीन है, उसका इनहेरिटेंस कैसे हो रहा है। तो वो वाले जो ट्रेड्स होंगे उनका इनहेरिटेंस मेंडल के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। जैसे मेंडल ने सिंपल ये बताया था कि ये जैसे ये दो क्रोमोसोम है, मतलब ये एक होमोलोगस पेयर है क्रोमोसोम का, इनके ऊपर ये अलील है, ये आगे कैसे ट्रांसमिट होते हैं अगली जनरेशन में, फिर अगली जनरेशन में, राइट। इतना बताया था। दीज डिसऑर्डर्स आर ट्रांसमिटेड टू the offspring on the basis of principles of inheritance, that is why called as Mendelism. ठीक है, this pattern of inheritance can be traced in a family or pedigree analysis. Pedigree पेरेंट्स में क्या था, फिर बच्चों में अगर ट्रेड्स आते हैं तो क्यों आए हैं, कितने बच्चों में वो ट्रेड्स आए हैं, नहीं आए हैं। अगर मान लिया एक जनरेशन में आगे उनके ऑफस्प्रिंग में नहीं आए, लेकिन उसके आगे वाली जनरेशन में आ गए वो, इसका मतलब जीन्स ट्रैवल कर रहे हैं बट एक्सप्रेस जाके थर्ड जनरेशन में हुए। इस तरह की कितनी सारी चीज़ें हैं पेडिग्री एनालिसिस में, हमने देखा, कल पढ़ा भी इसके बारे में। ठीक है, तो ये हम देखेंगे आगे। मेंडेलियन ट्रेड्स कौन कौन से हैं, क्रोमोसोमल ट्रेड्स के बारे में हम देखने वाले हैं। रिम्मी जरा इधर ध्यान दे ले बेटा। मोस्ट कॉमन मेंडेलियन ट्रेड्स मतलब डिसऑर्डर्स: हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया, थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, एल्बिनिज्म। इसमें सारे डिटेल में नहीं है, फिर भी तुम जानना चाहोगे तो मैं ज़रूर बताऊंगी, मतलब भी सबका बता दूंगी। तुम्हारी एनसीईआरटी में सारे मेंशन नहीं है, ठीक है। इनमें से हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस ये है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट नहीं, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड। और बाकी ये वाले जो हैं सिकल सेल एनीमिया है, या ये फिनाइलकीटोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया, थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, एल्बिनिज्म, ये सारे ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट हैं। तुमने एक चीज़ देखी, रिसेसिव डिसऑर्डर हैं, इनमें तुम्हारे में है नहीं, मतलब ऐसे मेंशन नहीं है, डिटेल नहीं है। सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट भी नहीं है और सेक्स लिंक्ड ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। जस्ट पेडिग्री एनालिसिस में कुछ एग्जाम्पल्स हैं बस, और कुछ नहीं है। इनके बारे में डिटेल पढ़ने का तुम्हारे में कुछ नहीं दिया हुआ, बट पता होना चाहिए वो क्या होते हैं, कैसे डिटरमाइन करते हैं। एक पेडिग्री दी हुई है हमें, उसको एनालिसिस करके हमें ये बताना होता है कि ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है, या फिर ऑटोसोमल है या फिर सेक्स लिंक्ड है। ठीक है, पता होना चाहिए, अदरवाइज तुम्हारे सिलेबस में ऐसे डिटेल में कोई भी नहीं है, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट या ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। क्लियर है? अब हम वन बाय वन करके देखते हैं इनमें कौन कौन से हैं, फिर हम बाद में देखेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। अभी पहले हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स देख रहे हैं। इसमें एक बात का तुमने ध्यान रखना है, जैसे मेंडल ने बताया था ना, वो क्या बोलते हैं उसको, लॉ ऑफ डोमिनेंस वाले में, डोमिनेंट जीन, रिसेसिव जीन, राइट, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में, वो दोनों लॉ यहाँ पर अप्लाई होंगे। तुम्हें पता लगता जाएगा, जैसे तुमने वो पढ़े थे राउंड येलो वाला और वो हाइट वाला कैरेक्टर, बिल्कुल वही वाला ही यहाँ पे मैकेनिज्म लगाना है और कुछ नहीं करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। इसलिए वेरी सिंपल, जो आगे हम डिजीजेस पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हीमोफीलिया से। हीमोफीलिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लीडर्स डिजीज। क्यों ब्लीडर्स डिजीज बोलते हैं? क्या होता है इस डिजीज में, बाई चांस कोई प्रिक, कोई सुई चुभ गई कहीं पे भी, बॉडी में कहीं पे भी कोई सुई चुभ गई। सुई चुभती है तो क्या होता है,
ब्लीडिंग होती है, तो वो ब्लीडिंग बंद भी हो जाती है। अक्सर यही होता है ना, ब्लीडिंग थोड़ा सा हुआ बंद हो गया, दबा दिया उसको, ऐसे कर लिया बंद हो गया। लेकिन जिनको ये हीमोफीलिया है उनकी ब्लीडिंग बंद नहीं होती, ब्लीडिंग होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। क्यों? क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? क्या बताओ, अपना सोच के बताओ, कुछ भी दिमाग लगा के। हाँ बोलो। हमने पढ़ा था, अगर याद हो, ब्लड कोगुलेशन के अंदर एक कैस्केड प्रोसेस नहीं पढ़ा था? कैस्केड प्रोसेस चलता है, फिर ये प्रोटीन आया, फिर ये प्रोटीन आया, फिर इसने कोगुलेशन में हेल्प की, फिर इसने कोगुलेशन में हेल्प की, पूरा है ना। तो उसमें से कैस्केड प्रोटीन एक मिस होगा, मतलब डिफेक्टिव हो सकता है इसके अंदर, जिसकी वजह से ये डिजीज होगी, मतलब कोगुलेशन नहीं होगी, खून जमना बंद हो जाएगा, बहता रहेगा बहता रहेगा। इवन ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि खाली एक सुई चुभने से बंदे की डेथ हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। कितनी सीवियर है ये डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये ब्लीडर्स डिजीज भी बोलते हैं इसको। इसको मैं कहाँ लिखूँ? यहाँ पे ही लिख देती हूँ। ड्यू टू लैक ऑफ सिंथेसिस ऑफ अ कैस्केड प्रोटीन, ऐसे लिख देती हूँ। एनसीईआरटी में भी पढ़ लेना, कुछ तो दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, समझ आ गई? कोगुलेशन फैक्टर होता है, मतलब बुक्स में दे रखा, रेफरल बुक्स में इसके अंदर दे रखा फैक्टर 8। दो तरह का हीमोफीलिया होता है, फैक्टर 8 ड्यू टू लैक ऑफ फैक्टर 8, ड्यू टू लैक ऑफ फैक्टर 9, ऐसे छोड़ दो, वो तुम्हारे में नहीं है, छोड़ सकते हो उसको। डिफेक्ट ऑफ ब्लड विच प्रिवेंट्स क्लॉटिंग, वो डिफेक्ट इसकी वजह से है। ठीक है, इसकी वजह से, बल्कि यहाँ पे लिखो ये जो डिफेक्ट है ये, राइट। और इसको बोलते हैं हम सेक्स लिंक्ड या एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। इसकी छोटी सी मैं हिस्ट्री बताती हूँ, कहाँ से आई एकदम से हीमोफीलिया जैसी डिजीज कैसे आई। एक्चुअली सबसे पहले जो देखी गई, ये पता लगा, ये इसको रॉयल डिजीज के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड में ये डिजीज देखा, वो कैरियर थी, अब उसमें अपीयर तो नहीं हुई, लेकिन जो उसका आगे बेटा था उसमें ये डिजीज आई। सरवाइव कर रहा था, ऐसा नहीं है कि होते डेथ होगी, नहीं, सरवाइव करते हैं लेकिन ज़्यादा लॉन्ग लाइफ नहीं हो पाती। ठीक है, फिर आगे उसकी डॉटर में पास ऑन हो गए जीन, पर वो भी फिर पता है तुम्हें कि वो सरवाइव, वो क्या बोलते हैं, अपीयर नहीं हुई। फिर आगे फिर उनकी आगे मैरिजेस हुई, फिर वो पास ऑन होती गई पूरी फैमिली में, पूरे डिपेंडेंट्स ही सारे के सारे जो भी डिपेंडेंट्स थे, सब में हीमोफीलिया के जीन्स पास ऑन होते चले गए। ठीक है, इस तरीके से ये हीमोफीलिया आगे पास ऑन हुआ, तभी इसको रॉयल डिजीज भी बोल देते हैं, रॉयल डिजीज के नाम से भी जानते हैं, राइट। ठीक है बच्चों, तो ये तुम्हें ये तो पता ही है, एक्स लिंक्ड या सेक्स लिंक्ड डिजीज बोलते हैं। और रिसेसिव है तो एक क्रोमोसोम पर, एक एक्स क्रोमोसोम पर अगर इसके जीन्स होंगे तो दूसरे एक्स क्रोमोसोम के जीन्स उसको डोमिनेट कर देंगे, तो अपीयर नहीं होगी। इसका मतलब मेल्स में अपीयर होगी या फीमेल्स में? मेल्स में अपीयर होगी या फीमेल्स में? मेल्स में, क्योंकि मेल्स में तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है और वाई पर उसके लिए जीन्स नहीं है, राइट। तो हम यहाँ देखेंगे, अब अगर ध्यान से देखें, जो XX वाली फीमेल है वो होगी नॉर्मल फीमेल। ठीक है, XX वाली फीमेल होगी नॉर्मल, और जो XY वाला है वो होगा नॉर्मल मेल। ये तो पता ही है हमें, नॉर्मल। लेकिन अगर मान लिया फीमेल के एक एक्स के अंदर ये प्रेजेंट है हीमोफीलिया के जीन्स, हीमोफीलिया का एलील, तो उस फीमेल को हम बोलेंगे बच्चों कैरियर फीमेल। दैट फीमेल इज कॉल्ड एज कैरियर, मीन्स जीनोटिपिकली कैरियर बट फिनोटिपिकली नॉर्मल। जीनोटिपिकली कैरियर पता नहीं लगता कि उसके अंदर वो जीन्स कैरी कर रही है, वो तो तब पता लगता है जब आगे उसके सन को हो डिजीज कि अरे ये तो कैरियर थी, इसका मतलब इसकी मदर कैरियर होगी। जैसे पता लगा था ना विक्टोरिया के बेटे को, लियोपैड नाम था, LEOPAD उसके सन का नाम, उसको हुई थी ये डिजीज, तो पता लगा कि मदर में जीन्स होंगे, तभी तो पास ऑन हुए। ठीक है, अब क्वेश्चन इज मदर में कैसे आए होंगे?
ड्यू टू म्यूटेशन, कुछ ना कुछ। उसमें भी ऐसा भी नहीं है, हिस्ट्री में यही है कि कुछ ना कुछ म्यूटेशन हो गई होगी जो आगे फिर जीन म्यूटेशन पास ऑन होती चली गई। ठीक है, चलो अब ये देखो, ये अफेक्टेड फीमेल कब होगी? जब दोनों ही एक्स पर जीन्स होंगे हीमोफीलिया के, दोनों ही एक्स पर हीमोफीलिया के जीन्स होंगे तो वो अफेक्टेड फीमेल होगी। और अफेक्टेड मेल के लिए एक ही एक्स पर अगर हीमोफीलिया के जीन्स हों तो वो अफेक्टेड होगा। ये बात समझ में आ गई? अगर तुम्हें ये समझ में आ गया ना बच्चों, आगे इजी, आगे कुछ नहीं है, वेरी सिंपल। किसी को अभी भी डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम आगे चलेंगे। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर 2 केसेस लिखे हुए हैं। एक लिखा हुआ है नॉर्मल फीमेल, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ। एक लिखा हुआ है, ये क्या है बताओ पायल, ये क्या है? अफेक्टेड मेल, नॉर्मल फीमेल, अफेक्टेड मेल। चलो अब बनाते जाओ। ये हैं पेरेंट्स, चलो गैमीट्स एक्स गैमीट्स, अपने आप बनाते जाओ, बस रिजल्ट निकालते जाओ अपने आप ही क्या आएगा। फिर इसमें से अपने आप बनाते जाओ बच्चों। ये देख लो क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें, क्या रेशो दिख रहा है, किस तरह से देख सकते हो ना इसके अंदर। ये क्या है? डॉटर सारी की सारी कैरियर है, ठीक है, डॉटर्स कैरियर है, और सन क्या है? नॉर्मल है, नॉर्मल सन्स कैरियर डॉटर। ठीक है, अगर तुम्हें ये क्वेश्चन आए पायल, ए वाला क्रॉस दिया हुआ हो, विच % ऑफ डॉटर्स आर कैरियर, या नॉर्मल, दिखने में तो नॉर्मल ही है ना, फिनोटिपिकली नॉर्मल, तो क्या बताओगे आंसर? विच % ऑफ डॉटर्स, इसने 50% बोला, ठीक बोला, बोलो 100%, डॉटर्स तो 100% है, 50% तुमने टोटल का लगा लिया है ना। तो ये क्वेश्चन में फंस जाते हैं बच्चों, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। 100% daughters are carrier, 100% sons will be normal if father is hemophilic मतलब affected and mother is normal। ठीक है, तो hemophilic father के affected father की जो daughters होंगी वो हमेशा कैरियर होंगी, ये बात ध्यान रखना। करेक्ट है, तो इसमें किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपको आ सकता है। क्लियर? चलो अब इसमें अगर देखें, इसमें भी ऐसे ही देख लो। इसमें मदर क्या है? बोलो मदर क्या है? अफेक्टेड है, नॉर्मल है, या क्या है? कैरियर, जीनोटिपिकली कैरियर बट फिनोटिपिकली नॉर्मल, और फादर नॉर्मल है। ठीक है, अब बना के देखो क्या आता है रिजल्ट, अपना अपना सब रिजल्ट निकाल के देखो। इसको आप ना पुन्नेट स्क्वायर के थ्रू भी देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बनाना है। चलो जी, ये देखो अब ये क्या आया रिजल्ट, इसमें क्या दिख रहा है इसके अंदर? हाँ, 50% कैरियर डॉटर। और वैसे अगर हम देखें फिनोटिपिकली तो नॉर्मल है, फिनोटिपिकली नॉर्मल है, लेकिन जीनोटिपिकली 50% कैरियर है, 50% नॉर्मल है। ठीक है,
और इसमें बोलो सेम 50% अफेक्टेड सन एंड 50% नॉर्मल। तो आपको ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, ये दे देंगे, पूछेंगे पेरेंट्स कैसे हैं, पेरेंट्स का जीनोटाइप बताओ, ये दे देंगे और आपको बताना है जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कैसे। हो गया क्लियर ये किस किस तरह के क्वेश्चन? या तो ये दिया होगा, आपको प्रोबेबिलिटी पूछेंगे, मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो आपको जब तक बनाओगे नहीं पता नहीं चलेगा। ये सोचो ना ऐसे मन मन में कर लो, नहीं तो ये ड्रॉ करके देखना है, ऐसे बड़ा सिंपल है, इजीली वही मेंडलिज्म के अकॉर्डिंग इसमें सारा फीड है। देखो ये वाला होगा कैरियर डॉटर, फिनोटिपिकली नॉर्मल डॉटर, ये नॉर्मल डॉटर, ये अफेक्टेड सन, और ये अब जैसे इसमें से ही पूछ लें, ये दे रखा है विच परसेंटेज ऑफ सन इज अफेक्टेड एंड विच परसेंटेज ऑफ सन इज नॉर्मल, या सिंपल ये पूछे टेल द परसेंटेज ऑफ सन टू बी अफेक्टेड इन दिस क्रॉस, तो क्या बोलोगे? 50%, 25% नहीं बोलोगे, 50% सन। ठीक है, टोटल प्रोजेनी में से कितनी परसेंट, अगर ऐसे आया क्वेश्चन इसी में से, टोटल प्रोजेनी में से कितने परसेंट प्रोजेनी अफेक्टेड होगी, तब क्या बोलोगे? यस 25%। टोटल प्रोजेनी का कितने परसेंट नॉर्मल होगा? 75%, विद 50% कैरियर, मतलब ये कैरियर डॉटर, मतलब 25% कैरियर डॉटर। ठीक है, हुआ क्लियर? चलो अब हम देखते हैं, समझ आ गया हीमोफीलिया में से किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह की डिजीज है, ये याद रखना है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। जैसे हीमोफीलिया था ना, सेम कलर ब्लाइंडनेस का जीन्स के थ्रू कैरी होता है, सेम एक्स के ऊपर प्रेजेंट है, एक्स लिंक्ड है और रिसेसिव है, राइट? तो इसको भी बोलेंगे सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट और एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। सक्षम इधर ध्यान दे ले बच्चे। This disorder occurs due to defect in either red or green cells of eye. It results in failure between red and green color. देखो हमारी विजन आई के कौन से पार्ट में बनती है? आई का कौन सा पार्ट है? रेटिना, सबको पता है। रेटिना में एक सेल्स होते हैं, कोन सेल्स बोलते हैं। उन कोन सेल्स में रेड और ग्रीन सेल्स में डिफ्रेंशिएट करने की विजन, मतलब उनमें पावर होती है, राइट? उनमें डिफेक्ट की वजह से ये नहीं कर पाते। और उनमें डिफेक्ट क्यों आता है? ड्यू टू म्यूटेशन इन जीन और प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, राइट? समझ आ गया? तो इसके कारण फिर क्या होगा, बिल्कुल सेम ही बोलोगे। कौन बोलेगा? एक्स एक्स को बोलेंगे नॉर्मल फीमेल और एक्स वाई को नॉर्मल मेल, और इसको क्या बोलेंगे? एक्स सी एक्स को क्या बोलेंगे? हाँ, कैरियर फीमेल, कम ऑन, ठीक है। और ये अफेक्टेड फीमेल, और ये इधर लिखते हैं, और ये अफेक्टेड मेल। हमेशा अफेक्टेड होगा अगर एक ही एक्स के ऊपर प्रेजेंट है उसके जीन्स, क्योंकि वाई पर मास्क करने के लिए प्रेजेंट ही नहीं होते, एक्स पर प्रेजेंट होते हैं। हो गया करेक्ट? अब इसमें से कोई भी केस आपको आ सकता है। सपोज मैं एक बोलती हूं, लिखो टेल द प्रोजेनी ऑफ अफेक्टेड मेल एंड नॉर्मल फीमेल। अफेक्टेड मेल मतलब अफेक्टेड फादर एंड नॉर्मल मदर, ठीक है? लिख लो यहाँ पे। तो क्या रिजल्ट आएगा ये चेक करना है। तो क्या बोलोगे, कितनी परसेंट डॉटर्स कैरियर होंगी और सन? करेक्ट। कुछ भी आ सकता है। अब ये देख लो, जैसे हमने हीमोफीलिया का पढ़ा था ना, वही तरीका है इनहेरिटेंस पैटर्न, वही है, सेम मेंडल वाला, ठीक है? तो चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं सिकल सेल एनीमिया। बच्चों ये डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसका नाम मैंने पहले भी लिया था, अगर ध्यान हो तुम्हें। किसका एग्जाम्पल है ये? प्लियोट्रोपिका, मीन्स वन जीन शोइंग मोर देन वन इफेक्ट। पढ़ चुके हैं हम। it is carried by autosomal recessive trait
फाउंड वाइडली इन ट्रॉपिकल अफ्रीका, करेक्टराइज्ड बाय डिफेक्टिव टाइप ऑफ, ये दिख रहा है तुम्हें, सिकल सेल आरबीसी, डिफेक्टिव टाइप ऑफ आरबीसी दैट बिकम सिकल सेल, ये सिकल सेल बना दिया मैंने, ठीक है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, थोड़ा सा बड़ा दिखा देते हैं इसको, एक मिनट, ये सिकल सेल बन गया, ठीक है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफेक्टिव एचबी मॉलिक्यूल, एचबी मतलब हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, ये देखो हीमोग्लोबिन में भी ना हम कैसे दिखाएंगे, इसको बोलेंगे नॉर्मल और ये बोलेंगे हम डिफेक्टेड, ठीक है, अफेक्टेड बोल देते हैं, करेक्ट है। एंड इट इज मेजर इफेक्ट ऑफ प्लियोट्रॉपी। अब क्योंकि ये है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, ठीक है, तो हम एक क्रॉस बना के देख लेते हैं। एक हमने देख लिया ये नॉर्मल है, मान लिया इंडिविजुअल, तो नॉर्मल के अंदर ये होगा ना, ठीक है बच्चों, नॉर्मल के अंदर मैंने 2 एलील दिखा दिए ऐसे, राइट, ए, और क्योंकि ऑटोसोमल है इसलिए ए दिखाया मैंने, राइट। और ये वाला अफेक्टेड वाला मैंने दिखाया एक हेट्रोजाइगस, क्योंकि इसके अंदर अगर मान लिया दोनों ही जीन अफेक्टेड हैं, दोनों ही जीन अफेक्टेड हैं, क्या सर्वाइव करेगा? बहुत कम चांस होते हैं उसके सर्वाइव करने की, जल्दी डेथ हो जाती है, क्योंकि सारे ही सेल सिकल सेल हो जाएंगे, तो कैसे ऑक्सीजन है ना जाएगी नहीं, तो इसलिए ये मैंने दिखाया। अफेक्टेड मतलब नहीं लिखूंगी मैं, क्या लिखूँ, हेट्रोजाइगस लिख देती हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये अफेक्टेड ऐसे नहीं होता, ये हेट्रोजाइगस है और ये नॉर्मल यानी कि होमो, ये होमो है, समझ आया, ये होमोफॉर्म कैसे है और वो हेट्रो कैसे है, क्योंकि इसके अंदर दोनों एलील नॉर्मल हैं और इसके अंदर एक एलील नॉर्मल है और एक एलील अफेक्टेड है, क्लियर है, अफेक्टेड विद सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। चलो अब प्रोजेनी निकालो, इसमें सेम, ये हो गया गैमीट्स, ये गैमीट्स, और ये है कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी नॉर्मल इंडिविजुअल की, कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी, क्या रेशो आएगा अफेक्टेड का, क्या रेशो आएगा हेट्रोजाइगोट्स का, कितने हेट्रोजाइगोट्स बनेंगे ये देखते हैं हम, ठीक है। ये देखो, ये अगर मैं बोलूं सिंपल, तुम वो पुन्नेट स्क्वायर भी लगा सकते हो मेथड, देखो देखो ध्यान से कैसे कर किया मैंने, एक मिनट, इसको एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, मैं अपने स्टाइल से करती हूँ, गड़बड़ करती हूँ। हाँ बेटे बोलो। ये रिसेसिव ट्रेट है ना? हाँ, तो रिसेसिव ट्रेट तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपने आप को शो ही नहीं करेगा। नहीं करेगा, नहीं कर रहा फिर। हाँ तो अगर शो, तो फिर वो अफेक्टेड कैसे करेगा? अफेक्टेड नहीं है ये, तभी तो मैंने हेट्रोजाइगट लिखा, अफेक्टेड नहीं है, अफेक्टेड तब होगा जब दोनों एस होंगे इसमें, लेकिन एक जीन सिकल सेल एनीमिया का, बिल्कुल सही बोल रहा है, अफेक्टेड नहीं है, फिनोटिपिकली कोई अफेक्टेड नहीं है, बल्कि इनको तो प्रिविलेज मिला है, जो हाइट पे रहते हैं ना इनको प्रिविलेज है, इनको मलेरिया ही नहीं होता, इनको मलेरिया नहीं होता, ये फायदा। क्यों, सोचना जरा इस बारे में भैया, इनको मलेरिया क्यों नहीं होता? हाँ 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 हाँ, बोलो 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 बोलो, एग्जैक्टली ऐसा सही आंसर है, क्यों? क्योंकि देखो स्पोरोजोइड सेंटर करते हैं ना बॉडी में, जब मच्छर काटता, पता है ना, स्पोरोजोइड सरवाइव नहीं करते सिकल सेल में, अब समझ में आ गई, थोड़ा सा नियर बाय था, स्पोरोजोइड सरवाइव नहीं करते सिकल सेल, मतलब आगे की उनकी ना रिप्रोडक्शन नहीं हो पाती, इसीलिए इनको प्रिविलेज है कि जिनमें ये है हेट्रोजाइगोट्स हैं जो, उनमें मलेरिया नहीं होता, उनको मतलब प्रिविलेज है ये, ठीक है, इसीलिए ये सरवाइव करे जा रहे हैं। तो नेचर उनको सिलेक्ट कर लेता है ना,
समझ में आई? अभी एवोल्यूशन में भी पढ़ोगे, नेचर उनको सिलेक्ट कर लेता है, जो उनको वो अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं ना, फिर उसके अकॉर्डिंग तो नेचर उनको सिलेक्ट कर लेता है, फिर आगे आगे चलता रहता है। क्लियर है? अगर दोनों जीन अफेक्टेड होंगे फिर नहीं करेगा, हुआ ना क्लियर? इसीलिए मैंने वो अफेक्टेड काट के ये लिखा हेट्रोजाइगोट्स है, नॉर्मल ही है, मतलब फिनोटिपिकली नॉर्मल है। हेट्रो इसलिए लिखा क्योंकि एक जीन है इसमें, ठीक है? चलो अब ये कंप्लीट बना लो, इसका कर दिया। हाँ, ये HB अपना अपना सब बना के देखो क्या आएगा रिजल्ट बच्चों। हाँ जी, हाँ जी, चलो इसमें तो ये रिजल्ट आ जाएगा अगर मैंने ये बना लिया इसके साथ। अब इसमें कितने अफेक्टेड हैं कितने नहीं है, क्या है इसमें, क्या आया रेशो? कोई भी अफेक्टेड नहीं आया। HB यही है, HB यही है। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यानी टोटल क्या आया, ये तो सारे के सारे सरवाइव करेंगे, है ना? अगर मान लिया यही ऐसे होता तो कितना आता रिजल्ट निकाल के देखो। अगर ये मान लिया ऐसे होता, HBA HBS दोनों हेट्रोजाइगोट्स लिख देते हैं हम, HBA रिजल्ट निकालो बच्चों, मेरे पास स्पेस नहीं है अभी। इनका रिजल्ट निकाल कर देखो क्या आएगा, कितना आएगा रेशो, फटाफट फटाफट, टाइम नहीं है। इनका रेशो क्या आएगा? ये तो सारे सरवाइव करेंगे, ये भी सरवाइव करेगा, ये भी सरवाइव करेगा, ये भी सरवाइव करेगा, ये भी सरवाइव करेगा। इसमें से अगर फिनोटाइप और जीनोटाइप पूछें तो क्या बताओगे? फिनोटाइप में ऑल आर सर्वाइवर और जीनोटाइप में 50-50%। ठीक है, ये देखो 50-50%। बलविंदर इधर इधर बोलो, इसका क्या आएगा रिजल्ट? देखो देखो फटाफट क्या आया बच्चों, जल्दी देखो क्या आया। सक्षम तू भी अपना कॉपी में लिख के देखेगा तो अच्छा रहेगा। चल चल, वो थोड़ी तेरा पेपर करके आएगा, पेपर तो तू नहीं करना है ना। कितना आया बच्चे शिवांश? अब इसमें हाँ, तो हम क्या बोलेंगे, इसमें रेशो जो आएगा ना वो आएगा, इसमें देखो देखा जाए तो ठीक है, ठीक है, ये सरवाइव नहीं करेगा इसलिए 2:1 बोल देते हैं। एक सरवाइव नहीं करता, जो HBS है वो सरवाइव नहीं करता, दोनों अफेक्टेड है। ये सरवाइव करेंगे, ये हेट्रोजाइगोट होंगे लेकिन फिनोटिपिकली नॉर्मल होंगे, और ये करेंगे। हो गया क्लियर? हो गया क्लियर? मतलब वो कर लेंगे नॉर्मल, लेकिन बिल्कुल जो होमोजाइगोट्स कंडीशन में एक ही आएगा 4 में से। हो गया क्लियर? तो इसमें से बच्चों कैसे भी न्यूमेरिकल काइंड प्रॉब्लम आ सकती है तुम्हें। चलो नेक्स्ट, अब इसका कॉज देखेंगे क्या है, सिकल सेल एनीमिया के कॉज में क्या क्या है, ये थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो ये होता है, मैंने तुम्हें पढ़ाई दिया जीन म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, याद आ गया सबको? पॉइंट म्यूटेशन में भी तुम्हें मैंने 2 टाइप का बताया, उसमें भी मैंने ये बताए थे, हाँ 2 टाइप। फिर उसमें भी बताया था मैंने सिंगल नाइट्रोजनस बेस का, ध्यान होगा पॉइंट म्यूटेशन के अंदर सिंगल नाइट्रोजनस बेस जब चेंज होता है, उसकी भी मैंने 2 टाइप बताई थी, प्यूरिन प्यूरिन, पिरिमिडिन पिरिमिडिन, प्यूरिन पिरिमिडिन बताया था, याद है सबको? इसमें किस टाइप का है, इस पे बड़ा क्वेश्चन आता है एक तो। ठीक है, ये देखेंगे पहले। चलो देखते हैं कि कैसे चेंजेस होते हैं, क्या होते हैं बच्चों। इसमें होता क्या है सिकल सेल एनीमिया के अंदर, अभी हमने बात की ना, हीमोग्लोबिन में डिफेक्ट आ गया। हीमोग्लोबिन किसका पार्ट है? आरबीसी का। हीमोग्लोबिन में डिफेक्ट की वजह से आरबीसी भी सिकल शेप हो गए, राइट राइट। तो इसमें ये एक छोटी सी चेन बनाई हुई है,
तुम्हें ध्यान है, तुमने पढ़ा था कि हेमोग्लोबिन आर मेड अप ऑफ अल्फा चेन्स, बीटा चेन्स, है ना। तो ये है हमारे पास, ये जो देखेंगे हम, ये है बच्चों बीटा चेन। बीटा चेन में एक अमाइनो एसिड के चेंज होने से पूरा का पूरा बड़ा चेंज आ जाता है, जिसको बोल देते हैं सिकल सेल एनीमिया। दोबारा सुनो, हीमोग्लोबिन की बीटा चेन की 6th अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड मतलब सिर्फ 6th अमाइनो एसिड के अंदर वो चेंज आता है, और वो 6th अमाइनो एसिड होता है ग्लूटामिक एसिड। और म्यूटेशन के कारण, जो भी चेंज के कारण, वो मैं बताती हूँ क्या म्यूटेशन होती है, उसके अंदर चेंज आने से ये बन गया वेलाइन। जब वेलाइन बनता है तो ये चेन बन गई डिफेक्टिव, हीमोग्लोबिन बन गया डिफेक्टिव, आरबीसी बन गए सिकल शेप, राइट। ये बात समझ में आ गई। बीटा चेन के 6 अमाइनो एसिड दैट इज ग्लूटामिक एसिड के ट्रांसफॉर्मेशन के कारण हुआ, जो वेलाइन बन गया, याद करना पड़ेगा, राइट। अब हुआ कैसे, ग्लूटामिक एसिड क्यों चेंज हुआ, क्वेश्चन इज ना कि ग्लूटामिक एसिड क्यों चेंज हुआ, क्या रीज़न था। अभी मैंने तुम्हें एक बात ये बताई है, मैं सब याद कराऊंगी तुम्हें। ग्लूटामिक एसिड को बच्चों मैं शॉर्ट में लिख दूं, अगर इसका कन्वर्शन हो गया वेलाइन में, ठीक है। अब हमें ये देखना है ऐसा क्या चेंज हुआ, क्या था। तो इसका एक तो रीज़न था पॉइंट म्यूटेशन, और पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, एक तो ये बात पता होनी चाहिए, पॉइंट म्यूटेशन में क्या बताया था, हाँ, सब्स्टिट्यूशन ऑफ सिंगल बेस पेयर, है ना, सब्स्टिट्यूशन ऑफ सिंगल बेस, चेंज इन सिंगल बेस। अब उसमें भी मैंने ये बताया था 2 तरह का होता है, कौन कौन से होते हैं आर्यन, ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन, है ना। ट्रांजिशन में प्यूरिन प्यूरिन, pyrimidine pyrimidine, और उसमें ट्रांसवर्जन में प्यूरिन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय pyrimidine। तो ये जो है इसके अंदर होता है ट्रांसवर्जन, नॉट ट्रांजिशन। इसका जो चेंज है ये है ट्रांसवर्जन, यानी कि प्यूरिन सब्स्टिट्यूटेड बाय pyrimidine, ठीक है, या फिर pyrimidine सब, ये देखेंगे हम क्या है, यह पढ़ने वाले हम क्या होगा, pyrimidine सब्स्टिट्यूटेड बाय प्यूरिन, ठीक है। ये देखेंगे, छोड़ दो अब इस डायग्राम को, मैं अपना बताती हूँ तुम्हें पहले, फिर बाद में देखेंगे। अभी मैंने ये बताया, ये हुआ मेजर चेंज। अब इसको कोड करने वाले बेस ट्रिपलेट्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं mRNA पर, ठीक है। इससे भी पहले मैं एक और चीज बताना चाहूंगी बच्चों कि क्या होता, अभी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। वैसे सपोज ये सेल है, मुझे इरेज करना पड़ेगा, वैसे कोई बात नहीं, ये न्यूक्लियस है, ये है तुम्हारा डीएनए, ठीक है जी। मैंने तुम्हें बताया था ना, डीएनए मास्टर कॉपी है, डीएनए रेसिपी लिख लिख के भेजता है साइटोप्लाज्म के अंदर, चलो अब ये बनाओ, चलो अब ये बनाओ, राइट, मैं पहले बता चुकी हूँ। तो ये बनाता है आरएनए। अब इसने इसको मैसेज दे दिया कि जा करके क्या कौन सा प्रोटीन बनाना है, जाके ग्लूटामिक एसिड के लिए प्रोटीन बनाना है, राइट, ये देता है, ठीक है। फिर ये ग्लूटामिक एसिड का प्रोटीन बनाएगा, जाकर कैसे बनाएगा, ये जो आरएनए है फिर ये राइबोसोम्स के पार जा करके ये चेन बना देगा। वो जैसे ये चेन दिख रही है ना, ये चेन बना देगा, क्लियर। ये आकर के मैसेज लेकर के आएगा mRNA, और ये mRNA आकर के इसके ऊपर ये होगा। इसकी डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ मैं क्यों बता रही हूँ अभी पता लग जाएगा, क्लियर। अगर मान लिया अब ये चेन जो है, अगर तुम्हें ध्यान हो, ये चेन जो बन रही है ये वाली, 6th अमाइनो एसिड कौन सा था, अभी मैंने बताया ग्लूटामिक एसिड, उसकी जगह अचानक से ग्लूटामिक एसिड नहीं बना, वेलाइन बन गया। फिर उसका पता लगाया क्यों बन गया, तो क्या पता लगता है कि इसको जो कोड करने वाला बेस ट्रिपलेट था उसमें ही म्यूटेशन थी। वो क्या म्यूटेशन थी वो देखते हम। तो बच्चों इसमें देखोगे अगर ध्यान से, इसी में मैं दिखाती हूँ, ये देखो, ये तुम्हें दिख रही है चेन, नजर आ रही है। तो इसको अल्टीमेटली कौन कर रहा है, ये देखो mRNA के ऊपर का सीक्वेंस डिसाइड करता है ग्लूटामिक एसिड को, mRNA के ऊपर का सीक्वेंस ये GAG डिसाइड करता है, ये GAG। और ये GAG कौन लेकर के कहाँ से आया, न्यूक्लियस से आया ना, DNA से आया ना।
तो डीएनए के अंदर अगर मैं बोलूं, सपोज ये डीएनए है, डीएनए के अंदर था GAC और इसका वो था, अरे ये क्या हो गया, 1 मिनट रुको, गड़बड़ हो गई ये, रुको रुको रुको, पहले से ही वो है ना ये, 1 मिनट रुको। हाँ, इसके अंदर देखो बच्चों, GAC का क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री, कौन बताएगा? GAC का कॉम्प्लीमेंट्री, GAC का बोलो CTC, ठीक है, G का C, T का A और G का C, करेक्ट है, करेक्ट है। हुआ क्या इसके अंदर, सिर्फ एक नाइट्रोजनस बेस, वो भी कौन सा, ये वाला T, ये वाला T बच्चों, ये वाला T के चेंज होने से, T के चेंज होने से यहाँ पर बन गया CAC, यहाँ था CTC, अब ये T के चेंज होने से ये बन गया CAC। CTC ने कोड किया था G को, अब CAC किसको कोड करेगा, GUG को। ये फर्क पता लगा तुम्हें, फर्क पता लगा? दोबारा सुन लो, अगर जिसको नहीं समझ में आया दोबारा सुन लो बच्चों, मैं दोबारा बताती हूँ। ये देखो, इसको एक ना, ये है, ये देखो, ये है, यहाँ पर ये है बच्चों GAG और इसका क्या होगा CTC। 11th में पढ़ा चुकी हूँ मैं ये सारी बातें, CTC। अब इनका काम क्या है, mRNA बनाना। mRNA जो बनेगा इसमें क्या आएगा, mRNA बनेगा जब क्या आएगा रिम्मी, इसके अंदर क्या आएगा जब mRNA बनेगा? यूरासिल कहाँ से आ गया? RNA में तो होता है, लेकिन यहाँ कहाँ से आ गया? इसका कॉम्प्लीमेंट्री बताओ ना, क्या होगा शिवांश? G बोलो, AG, करेक्ट है, GAG आएगा यहाँ पर, यूरासिल तो नहीं आएगा, यूरासिल तब आएगा जब यहाँ पर A हो, तो अभी आगे आएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब क्या होगा आगे, ये जा करके जो ये है इसने क्या बनाना है, ग्लूटामिक एसिड, लेकिन ट्विस्ट क्या हो गया, ये वाला चेंज हो गया, ये वाला T कन्वर्ट हो गया A में, यानी ये बन गया CAC, ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया CAC में। और यहाँ पर अब क्या होगा, जो mRNA चेन होगी उसमें क्या आएगा, बोलो G, यहाँ क्या लिखूं, अब बोलो क्या लिखूं, U। अब आएगा यूरासिल जो एडेनिन के साथ पेयर बनाता है, यूरासिल, और यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ GAG तो ग्लूटामिक एसिड को कर रहा था, अब ये किसको करने लग गया, वेलाइन को, ये करता है वेलाइन को, ठीक है। तो इससे पूरा का पूरा देखो चेंज हो गया। अब ये पूरा फ्रेमवर्क में जो ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन आने से पूरी की पूरी चेन डिफेक्टिव हो गई, जिसके कारण क्वालिटी खराब हो गई ना, उसकी क्वालिटी ऑल्टर हो गई, किसकी, बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन की, जिसके कारण सिकल सेल बन गए आरबीसी के, और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उसकी कम हो गई। क्लियर है? और कौन सी डिजीज हो गई, सिकल सेल एनीमिया। तो इतने सारे आ गए ना फिनोटिपिक ट्रेट्स। तो चलो ये हो गया बच्चों। इसमें से अब क्वेश्चन किस किस तरह के आते हैं तुम्हें ये ध्यान देना पड़ेगा, कैसे कैसे आएंगे, कौन से टाइप की म्यूटेशन है, सिंगल जीन म्यूटेशन है तो विच टाइप, पॉइंट म्यूटेशन है तो विच टाइप, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन, विच नाइट्रोजनस बेस इज म्यूटेटेड, तो आप बताओगे कौन सा, टी, ठीक है। टी के चेंज होने से यहाँ पर आ गया एडेनिन, यानी कि पायरिमिडीन इज कन्वर्टेड इनटू प्यूरिन। ये बात समझ में आई, पायरिमिडीन इज कन्वर्टेड इनटू प्यूरिन, जिसने यहाँ पर एडेनिन के साथ जो बनाना था बेस पेयर, अब बना दिया यूरासिल के साथ, और ये बन गया GUG। तो GAG नॉर्मल के लिए है, GUG म्यूटेटेड फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड है, ठीक है, म्यूटेटेड फॉर्म ऑफ कोड ऑफ अमाइनो एसिड, दैट इज फॉर वेलाइन।
तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ग्लूटामिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू वेलाइन और वेलाइन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूटामिक एसिड इन सिकल सेल एनीमिया, तो क्या आंसर दोगे? ग्लूटामिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू वेलाइन। करेक्ट है बच्चों, करेक्ट है। बाकी ये फिनाइल कीटोन्यूरिया तो हम कर ही चुके थे पहले भी, दोबारा देख लो। ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, ऑल्सो कॉल्ड इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एंड सिम्टम्स एक्सट्रीम मेंटल रिटार्डेशन इन चिल्ड्रन, हाइपोपिगमेंटेशन ऑफ स्किन एंड एक्जिमा। ठीक है, पिगमेंटेशन हो जाएगी उसके अंदर। क्यों? कॉज ये भी देख लो। The affected individual lacks an enzyme that is phenylalanine hydroxylase. नॉर्मल कंडीशन में ये एंजाइम फिनाइलएलेनिन को किसमें कन्वर्ट करता है? टायरोसिन में। और एबनॉर्मल कंडीशन में क्या करता है ये तो बन नहीं रहा, मतलब एंजाइम ही नहीं बन रहा, बिकॉज ऑफ म्यूटेशन इन दैट नाइट्रोजनस बेसिस दैट कोड फॉर दिस फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। क्या बनाएगा ये? फिनाइल पायरुविक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स, जो आगे जा करके क्या करेंगे? एक्यूमुलेट हो जाएंगे दूसरे कंपाउंड्स में और ब्रेन के अंदर ये जा करके मेंटल रिटार्डेशन कॉज करेंगे, साथ में ये एक्सक्रीट होंगे यूरिन में बिकॉज ऑफ पुअर एब्जॉर्प्शन बाय किडनी। ठीक है, तो ये सारे इसके सिम्टम होंगे। कॉज इसका वही, ये जो एंजाइम है वो नहीं बनेगा, वो अफेक्ट होगा। हो गया क्लियर ये? अब हमारा नेक्स्ट है थैलेसीमिया। करेक्ट? चलो, थैलेसीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, एंड दिस डिफेक्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय लेस HB प्रोडक्शन। लेस HB प्रोडक्शन मतलब कम बन रहा है इसमें। अब इसमें क्वांटिटी हो गया, क्वांटिटी का रीज़न आ गया, उसमें क्वालिटी मैटर कर रही थी सिकल सेल एनीमिया में, ये ध्यान रखना। लेस HB प्रोडक्शन। सिम्टम्स क्या हैं? फटीग, वीकनेस, पेल स्किन एंड एनीमिया। सेम से ही उसमें थे सिम्टम्स, सिकल सेल एनीमिया में भी फटीग था, एनीमिया था, है ना। इसमें भी वही है, क्योंकि किस पे आ रहा है इफेक्ट? HB पर, हीमोग्लोबिन पर, और हीमोग्लोबिन ही है जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करती है पूरी बॉडी में। राइट राइट। तो चलो ये हम देख लेते हैं इसके रीज़न क्या हैं, फिर पता लग जाएगा आपको क्या क्या रीज़न है। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ थैलेसीमिया? सुना है तुमने थैलेसीमिया वर्ड? सुना है ये डिजीज़ बच्चों, थैलेसीमिया? दिस डिफेक्ट कुड बी ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन, मतलब म्यूटेशन में भी एक टाइप का डिलीशन ही है। तुम्हारे एनसीईआरटी में म्यूटेशन और डिलीशन दिया हुआ है, जबकि डिलीशन भी तो एक टाइप का म्यूटेशन ही है। राइट? रिजल्ट्स इन रिड्यूस्ड रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन चेन। ग्लोबिन चेन वही उसके अंदर पढ़ा था ना हमने, हीमोग्लोबिन की जो ग्लोबिन चेन, अल्फा चेन, बीटा चेन, अल्फा एंड बीटा चेन ऑफ HB। अब सिकल सेल एनीमिया में कौन सी चेन अफेक्ट होती है? बीटा चेन। ठीक है, थैलेसीमिया में अल्फा और बीटा दोनों चेन में से अफेक्ट हो सकती हैं। कितना, कैसे, ये देखते हैं। राइट? दिस कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल HB एंड विच लीड्स टू एनीमिया। ठीक है, इसकी दो टाइप्स हैं, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। नाम से पता लग रहा है, अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा चेन अफेक्ट होएगी, बीटा थैलेसीमिया में बीटा चेन अफेक्ट होएगी। क्लियर है ये वाली बात? नाम से पता लग रहा है ना। अब अल्फा थैलेसीमिया होता कैसे है, क्यों होता है, किस तरह का चेंज है? इसमें देखो क्या है, इसमें है इट इज कंट्रोल्ड बाय टू क्लोजली लिंक्ड जीन्स। टू क्लोजली लिंक्ड, लिंकेज है यहाँ पर। ठीक है, कौन कौन से? HB A1, HB A2, और वो कहाँ पर प्रेजेंट है? क्रोमोसोम 16 पर। 16th क्रोमोसोम के ऊपर ये वाले दोनों जीन प्रेजेंट है। तो टोटल एलील कितने हुए बच्चों? कितने एलील हुए? 2 जीन है तो एलील कितने होंगे? 4 होंगे ना।
ये देखो ये हो गया, ये मतलब HbA1 के लिए, ये HbA2 के लिए, टोटल हुए 4 एलील्स। अगर इन 4 एलील्स में से एक भी एलील में म्यूटेशन हो, एक भी एलील में चेंज आए, तो इसकी क्वांटिटी में डिफेक्ट आ जाएगा, क्वांटिटी में डिफरेंस आएगा, राइट। 4 में से 2 में डिफेक्ट आ गया तो मतलब 2 में डिफेक्ट आ गया, 2 के हिसाब से क्वांटिटी बनेगी, 3 में आ गया 3 के हिसाब से, 4 में आ गया तो और ज्यादा, ठीक है। तो ये देखो, इट इज ऑब्जर्व ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ 1 और मोर एलील्स, और वो भी क्या, कौन सी म्यूटेशन, डिलीशन, मतलब पार्ट ही ब्रेक हो जाएगा वहां से। द मोर एलील्स अफेक्टेड लेस अल्फा ग्लोबिन चेन प्रोडक्शन, ठीक है। एक में डिफेक्ट होगा, इसमें डिफरेंस होगा ना, एक में डिफेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग अल्फा चेन बनेगी, 2 में डिफेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग बनेगी, 3 में डिफेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग, 4 में होगा तो उसके अकॉर्डिंग। जितने ज्यादा एलील्स डिफेक्टिव होंगे उतनी ज्यादा डिफेक्टिव चेन्स बनेंगी, क्लियर। अब इसमें देखो थैलेसीमिया में, बीटा थैलेसीमिया में बीटा चेन अफेक्टेड है, इसमें सिंगल जीन, इसमें डबल जीन था, इसमें सिंगल जीन ही है, यानी कि 2 ही एलील है इसके अंदर। और कौन सा क्रोमोसोम है, 11th क्रोमोसोम। इसमें था 16th क्रोमोसोम, ये है 11th क्रोमोसोम, ठीक है। जीन HBB, इसको बोलेंगे HBB, इसमें बोलेंगे HBA, राइट। ऑन क्रोमोसोम 11 ऑफ ईच, ये दिख ही नहीं रहा, ये ऑफ ईच पेरेंट इट अकर्स ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ 1 और बोथ एलील्स। इसमें 4 एलील में से कितनी भी हो सकती है, इसमें 2 एलील में से होएगी म्यूटेशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, बीटा चेन में 2 ही एलील होंगे रिस्पॉन्सिबल और इसमें 4 एलील होंगे, क्लियर है। तो ये क्वांटिटी क्यों बोल रहे हैं, जितना ज़्यादा एलील डिफेक्ट होएंगे उतना ज़्यादा चेन्स कम बनेगी, ठीक है। जितना कम एलील डिफेक्ट होंगे उसके हिसाब से चेन बनेगी। इसीलिए हम बोल देते हैं थैलेसीमिया इज क्वांटिटेटिव चेंज एंड सिकल सेल एनीमिया इज क्वालिटेटिव चेंज, राइट। क्योंकि उसमें सिकल सेल ये आरबीसीज जो थे उनकी जो शेप है वो कैसी बन गई थी, सिकल शेप, ठीक है। लेकिन इसके अंदर तो पूरी की पूरी चेन ही कम ज्यादा बन रही है, ज्यादा तो बन नहीं रही, कम बनती जा रही है ड्यू टू डिलीशन ऑफ द क्रोमोसोम, राइट। दिस डिजीज इज कॉमन इन मेडिटेरेनियन, मिडल ईस्ट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड इन साउथ अफ्रीका। ये बच्चों एनसीईआरटी की लाइन है, ये ध्यान से देख लेना, ठीक है। क्लियर है, डन। हाँ जी बच्चों, डन। मेरी